अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी या नावल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। मेरे काबिल उमेरा अहमद किस नंबर 21। सलार आओ, अब आ भी जाओ, कितनी मिन्नतें करवाओगे? अनीता ने इसका बाजू खींचते हुए नाराज़गी से कहा। वो अमार की शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आया हुआ था 3 दिन की छुट्टी लेकर। हालांकि इसके घर वालों ने इसे इसरार किया था कि वो 1 हफ्ते के लिए आए। शादी की तकरीबात कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी। वो इन तकरीबात की अहमियत और नौयत से वाकिफ, इसलिए घर वालों की इसरार के बावजूद वो 3 दिन की रुख्सत लेकर आया और अब वो इमार की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत कर रहा था जो अमार और इसके ससुराल वाले मिलकर कर रहे थे। अमार और इसरा दोनों के अजीज़ों कारब और दोस्त मुख्तलिफ फिल्मी और बाप गानों पर रक्स करने में मसरूफ़ थे। एक तूफ़ान बदतमीज़ी था जो वहाँ बरपा था। स्लीवलेस शर्टें, खुले गले, जिस्म के साथ चिपके हुए कपड़े, बारीक मलबूस सिल्क और शिफॉन की साड़ियाँ, नेट के ब्लाउज। इसकी फैमिली की औरतें भी दूसरी औरतों की तरह इसी तरह के मलबूस साथ पहने हुई थी। मिक्स्ड गैदरिंग थी और वो तकरीबात शुरू होने पर इस हंगामे से काफ़ी दूर कुछ ऐसे लोगों के पास बैठा हुआ था जो कारपोरेट या बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखते थे और सिकंदर या इसके भाइयों के शनासा थे। मगर फिर मेहंदी की रस्मात का आगाज़ होने लगा और अनीता इसे स्टेज की तरफ ले गई। इसरा और अमार से बेतकल्फ़ी से स्टेज पर बैठे बातें कर रहे थे। पहली बार इसरा से मिल रहा था। अमार ने इसका और इसरा का तारुफ करवाया। मेहंदी की रस्मात के बाद इसने वहाँ से जाने की कोशिश की मगर कामरान और तैयबा ने इसे ज़बरदस्ती रोक दिया। भाई की मेहंदी हो रही है और तुम इस तरह वहाँ कोने में बैठे हो। तैयबा ने इसे डांटा था, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। वो इनके कहने पर वहीं कामरान और इसकी बीवी के साथ खड़ा हो गया। इसकी एक कज़न ने एक बार फिर दुपट्टा इसके गले में डालने की कोशिश की जो वो सब डाले हुए थे। इसने एक बार फिर कदर नागवारगी से इसका हाथ झटकते हुए इज़्ज़तन बिया की। अगले चंद मिनटों के बाद वहाँ रक्स शुरू हो चुका था। अमार समेत सारे भाई और कजन्स रक्स कर रहे थे और अनीता ने इसे भी खींचना शुरू कर दिया। नहीं अनीता, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। इसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए माजरत की मगर इसकी माजरत कबूल करने के बजाय वो और अमार इसे खींचकर रक्स करने वालों के हजूम में ले आए थे। कामरान और मोइज़ की शादी में वो भी ऐसे ही रक्स करता रहा था मगर अमार की मेहंदी पर वो पिछले 7 सालों में इतना लंबा जहनी सफ़र तय कर चुका था कि वहाँ इस हजूम के दरमियान खाली बाजू खड़े करना भी इसके लिए दुश्वार था। कतरे बेबस मुस्कुराहट के साथ वो इसी तरह हजूम के दरमियान खड़ा रहा। फिर इसने अनीता के कान में कहा, अनीता, मैं डांस भूल चुका हूँ, बराए मेहरबानी मुझे जाने दो, प्लीज़ लेट मी गो। तुम करना शुरू करो, आ जाएगा। अनीता ने जवाबन इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब इसरा भी इस हजूम में शामिल हो चुकी थी। मैं नहीं कर सकता, तुम लोग करो, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। इसने मुस्कुराते हुए निकलने की कोशिश की। इसरा की आमद ने इसे इसकी कोशिश में कामयाब कर दिया। रोज़ हर कौम हर नस्ल का ख्वाब होता है और फिर वो कौमें जिन पर इल्हामी किताबें नाजिल हुई हों वो तो अरूज को अपना हक समझती हैं। मगर कभी भी किसी कौम पर अरूज सिर्फ इस बिना पर नहीं आया कि इसे किताब और नबी दे दिया गया जब तक इस कौम ने अपने अमाल अफ़ाल से अरूज के लिए अपनी अहलियत साबित नहीं कर दी, किसी मर्तबा किसी मुकाम की फजीलत के मुताबिक नहीं ठहराए। मुसलमान कौम या उम्मत के साथ भी ऐसा होता रहा है और हो रहा है और इनका मसला ये है कि इनके आला तबकात तयूश और नफ्स परस्ती का शिकार हैं। ये दोनों चीज़ें वबा की तरह होती हैं, एक दूसरे से तीसरे और फिर ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं। इसे वहाँ खड़े इन नाश्ती औरतों और मर्दों के हजूम को देखते हुए बेइख्तियार डॉक्टर सबत अली की बातें याद आने लगीं। मोमिन अयाश नहीं होता ना तब जब वो रिया होता है, ना तब जब वो हुक्मरान होता है। इसकी ज़िंदगी किसी जानवर की ज़िंदगी जैसी नहीं होती। खाना पीना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना और फना हो जाना, किसी जानवर की ज़िंदगी का अंदाज तो हो सकता है मगर किसी मुसलमान की नहीं। सलाम बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो आज भी जानवर और हशारतुल अर्ज़ का एक और ग्रोह देख रहा था। इसे खुशी हुई, वो बहुत अरसे पहले इनमें से निकल चुका था। वहाँ हर एक खुशबाश, पुरसकून और मुतमईन नज़र आ रहा था। बुलंद कहके और चमकदार चेहरे और आँखें। इनके सामने तैयबा अमार के सर के साथ रक्स कर रही थी, अनीता अपने सबसे बड़े भाई कामरान के साथ। तलार ने अपने हाथ की उंगलियों से दाएं कनपट्टी को मसला। शायद ये तेज़ म्यूजिक था या फिर इस वक्त इसका ज़हनी इज़्तिराब इसे अपनी कनपट्टी में हल्की सी दर्द की लहर गुजरती महसूस हुई। अपने ग्लासेस उतार कर इसने बाएं हाथ से अपने दोनों आंखें मस लीं। दोबारा ग्लासेस आंखों पर लगाते हुए इसने मुड़ कर रास्ता तलाश करने की कोशिश की। कुछ जद्दोजहद के बाद वो अपनी जगह छोड़ते हुए इस दायरे से निकलने में कामयाब हो गया। इसे बाखुशी रास्ता दे दिया गया था। किधर जा रहे हो? बेहगम शोर में तैयबा ने बुलंद आवाज़ में जाने से पहले इसका बाजू पकड़ कर पूछा था।
وہ بھی رقص کرتے کرتے تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر، آج رہنے دو۔ سلار مسکرایا مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا بلکہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ باہر نکلنے کی تگدو کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی آرٹ ہے اور یہ آرٹ اس سے بے وقوف کو کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے قدرے افسوس سے سوچا۔ سلار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر ثابت علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سنگروں کے اس مجموعے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے گھر ناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے بعد جماعت نماز ادا کی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ سکندر عثمان کے گھر پر ہی رہتا رہا۔ لاہور آنے کے بعد بھی وہ کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کرنے کے بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ اگر یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا، تو دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فلیٹ کے بجائے کوئی گھر لینے پر اسے 2-4 ملازم مستقل رکھنے پڑتے، جبکہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ میں گزرتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہستہ آہستہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہونے لگا تھا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا اور اس کا حلقہ احباب بھی خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ سلار کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کے باوجود اسے وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مختلف جگہ پر کھینچتا رہتا۔ وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی ڈاکٹر دوست کی ایک پارٹی اور محفل غزل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہ ایک فارم پر ہونے والی پارٹی تھی۔ اس نے سلار کو مدعو کر لیا اور محفل غزل سن کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ فارم پر شہر کی ایلائٹ کلاس کا اجتماع تھا۔ وہ ان میں سے اکثریت کو جانتا تھا۔ وہ اپنے شانسا کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور انہی باتوں کے دوران اس نے فرقان کی تلاش میں یہ نظر دہرائی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلار ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آ گیا۔ وہ بھی اس طرف بڑھ آیا۔ آؤ سلار میں تمہیں تعارف کرواتا ہوں۔ فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تبادلے کے بعد کہا۔ یہ ڈاکٹر رضا ہیں، گنگا رام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ سلار نے ہاتھ ملایا۔ یہ ڈاکٹر جلال انصر ہیں۔ سلار کو اس شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کیا کہہ رہا تھا وہ سن نہیں پایا۔ اس نے جلال انصر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کے درمیان بہت رسمی سا مصافحہ ہوا۔ جلال انصر نے بھی یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ سلار وہاں ایک اچھی شام گزارنے آیا تھا، مگر اس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک اور بری رات گزارنے آیا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھا جو ایک بار پھر ہر بند توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ وہ سب اس طرف جا رہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال انصر اب اس سے کچھ آگے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ تھا۔ سلار نے سنتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کی سراب، اقبال بانو گانا شروع کر چکی تھی۔ دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اب سر دھن رہے تھے۔ سلار چند ٹیبلز کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش کمپیوں میں مصروف تھا۔ اسے زندگی میں کبھی کسی شخص کو دیکھ کر رشک نہیں آیا تھا۔ اس دن پہلی بار آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس نے فرقان سے کہا، چلیں؟ فرقان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر۔ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، تمہیں بتایا تو تھا رات دیر تک یہ محفل چلے گی۔ ہاں مگر میں جانا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ بھجوا دوں؟ تم بعد میں آ جانا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کوئی دوسرا کام یاد آ گیا ہے، فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا۔ تم بیٹھو میں چلا جاتا ہوں۔ سلار نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، عجیب باتیں کرتے ہو، یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ فارم اتنا دور ہے۔ چلو اگر اتنی ہی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ فرقان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میزبان سے اجازت لیتے ہوئے وہ دونوں فرقان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ یوں اچانک کیا ہوا؟
गाड़ी को फार्म से बाहर लाते हुए फरकान ने कहा, मेरा वहाँ ठहरने को दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? सलार ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर सड़क को देखता रहा। वहाँ से उठाने की वजह जलाल है। सलार ने बेखुदा गर्दन मोड़कर फरकान को देखा। फरकान ने एक गहरा सांस लिया। यानी मेरा अंदाज़ा ठीक है, तुम जलाल अंसर की वजह से ही फंक्शन से भाग आए हो। तुम्हें कैसे पता चला? सलार ने हथियार डालने वाले अंदाज में कहा। तुम दोनों बड़े अजीब अंदाज में आपस में मिले थे। जलाल अंसर ने खिलाफ मामूल तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हारे जैसे शोहरत वाले बैंकर के सामने तो इस जैसे आदमी को खिल उठना चाहिए था। वो ताल्लुकात बनाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करता। खुद तुम भी मुसलसल इसे देख रहे थे। फरकान बहुत आराम से कह रहा था, तुम जलाल अंसर को जानते हो? सलार ने गर्दन सीधी कर ली। वो एक बार फिर सड़क को देख रहा था। इमामा इसी शख्स से शादी करना चाहती थी। बहुत देर बाद इसने मध्यम आवाज़ में कहा। फरकान कुछ बोल नहीं सका। इसे तवक्का नहीं थी जलाल और सलार के दरमियान इस तरह की शानसाई होगी, वरना वो शायद ये सवाल कभी ना करता। गाड़ी में बहुत देर खामोशी रही। फिर फरकान ने ही इस खामोशी को तोड़ा। मुझे ये जानकर मायूसी हुई है कि वो जलाल जैसे आदमी के साथ शादी करना चाहती थी। ये तो बहुत बड़ा खुर्रान आदमी है। हम लोग तो इसको कसाई कहते हैं। इसकी वाहिद दिलचस्पी पैसा है। मरीज़ कैसे ला कर देगा, कहाँ से ला कर देगा, इसे दिलचस्पी नहीं होती। तुम देखना 8 साल में ये इसी रफ्तार के साथ पैसा कमाते हुए लाहौर का सबसे अमीर डॉक्टर होगा। फरकान अब जलाल अंसर के बारे में तबसरा कर रहा था। सलार खामोशी से सुन रहा था। जब फरकान ने अपनी बात ख़त्म कर ली तो इसने कहा, इसको किस्मत कहते हैं। तुम्हें इस पर रश्क आ रहा है? फरकान ने कदरे हैरानी से कहा, हसद तो मैं कर नहीं सकता। सलार अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। ये जो कुछ तुम मुझे इसके बारे में बता रहे हो, ये सब कुछ मुझे बहुत साल पहले पता था, तब भी जब मैं इमामा के सिलसिले में इससे मिला था। ये कैसा डॉक्टर बनने वाला था मुझे अंदाज़ा था, मगर आज इस फंक्शन में इसे देखकर मुझे इस पर बेतहाशा रश्क आया। कुछ भी नहीं है इसके पास, मामूली शक्ल और सूरत है, ख़ानदान भी खासा नहीं है। इस जैसे 1000 डॉक्टर्स होते हैं। लालची मादा परस्त भी है, मगर किस्मत देखो कि इमामा हाशिम जैसी लड़की इसके इश्क में मुब्तला हुई, इसके पीछे ख्वार होती फिरी। मैं और तुम इसे कसाई कह लें, कुछ भी कह लें, सिर्फ हमारी बातों से इसकी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी, ना ही इसकी और ना ही मेरी। इसने बात अधूरी छोड़ दी। फरकान ने इसके चेहरे को धुआं होते देखा। कोई ना कोई खूबी तो होगी इसमें कि इमामा हाशिम को और किसी नहीं सिर्फ इससे मोहब्बत हुई। वो अपनी दोनों आंखों को मसल रहा था। मुझे अगर पता होता यहाँ तुम जलाल अंसर से मिलोगे तो मैं तुम्हें कभी अपने साथ यहाँ ना लाता। फरकान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मुझे भी अगर ये पता होता कि मैं यहाँ इसका सामना करूँगा तो मैं भी किसी कीमत पर यहाँ ना आता। सलार ने विंडो स्क्रीन से नज़र आने वाली तारीख सड़क को देखते हुए अफसरदगी से सोचा। कुछ और सफ़र बेहद खामोशी से तय हुआ। फिर फरकान एक बार फिर इसे मुखातिब किया, तुमने इसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? इमामा को ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? कई साल पहले एक बार मैंने कोशिश की थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अब तो ये और भी मुश्किल है। तुम न्यूज़पेपर की मदद ले सकते हो, इश्तिहार दो इसके बारे में। सलार ने कदरी खौफगी से कहा, वो तो पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन इसके घर वाले मुझ तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। शक तो इनको मुझ पर पहले ही भी था, और फ़र्ज़ करो मैं ऐसा कुछ कर भी लूँ तो न्यूज़पेपर में क्या इश्तिहार दूँ, क्या कहूँ? इसने सर झटकते हुए कहा। फिर इसे भूल जाओ। फरकान ने बड़ी सहूलत से कहा, कोई सांस लेना भूल सकता है? सलार ने तुर्की बा तुर्की कहा। सलार, अब बहुत साल गुजर चुके हैं, तुम आखिर कितनी देर इस तरह इस लाहासिल इश्क में मुब्तला रहोगे? तुम्हें अपनी ज़िंदगी को दोबारा प्लान करना चाहिए। तुम अपनी सारी ज़िंदगी इमामा हाशिम के लिए तो ज़ाया नहीं कर सकती। मैं कुछ भी ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, ना ज़िंदगी को, ना वक्त को, ना अपने आप को। मैं अगर इमामा हाशिम को याद रखे हुए हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसे भुला नहीं सकता। ये मेरे बस में नहीं है। मुझे इसके बारे में सोचने से बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं इस तकलीफ़ का आदी हो चुका हूँ। वो मेरी पूरी ज़िंदगी को डोमिनेट करती है। वो मेरी ज़िंदगी में न आती तो मैं आज यहाँ पाकिस्तान में तुम्हारे साथ ना बैठा होता। सलार, सिकंदर कहीं और होता, या शायद होता ही ना। मुझ पर इसका कर्ज बहुत है। जिस आदमी के मकरूज़ हूँ, इसको चुटकी से पकड़कर अपनी ज़िंदगी से कोई बाहर नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। सलार ने दो टोक अंदाज में कहा, फ़र्ज़ करो दोबारा ना मिले फिर? फरकान ने इसकी बात के जवाब में कहा। यकलत गाड़ी में खामोशी छा गई। बहुत देर बाद सलार ने कहा, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, किसी और मौजू पर बात करते हैं। इसने बड़ी सहूलत से बात बदल दी।
چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا اور فرقان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے، کیونکہ فرقان سے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس نے چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی، صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی پختہ سڑک۔ اس کی پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی، تیسرے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ، وزارت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی، اور چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سحر پہر ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپنسری میں ایک ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئیں۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپنسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی، اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی آمد دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپنسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والی تمام اخراجات تقریباً اس کے تھے، لیکن ڈسپنسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس کے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کانٹیکٹس اور دوستیاں اب اس کے کام آ رہی تھیں، اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ یونیسیف اور یونیسکو میں اپنے بہت سے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں ویکیشن ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ اور بھی ہوا تھا۔ سکندر عثمان اس دن سحر دوپہر کے قریب اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنچر ہونے پر سڑک پر رک گئے تھے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا اور وہ سڑک کی اضطراب نظر دہرانے لگے، تب ان کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی۔ وہاں لکھے ہوئے گاؤں کے نام نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ سالار سکندر کے حوالے سے وہ نام ان کے لیے ناآشنا نہیں تھا۔ ڈرائیور جب ٹائر بدلنے لگا تو واپسی ڈرائیور سیٹ پر آ کر بیٹھا تو سکندر عثمان نے اس سے کہا، اس گاؤں میں چلو۔ انہیں اچانک ہی تجسس پیدا ہوا اس اسکول کے بارے میں جو سالار سکندر پچھلے کئی سالوں سے وہاں چلا رہا تھا۔ پکی سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ میں وہ گاؤں کے اندر موجود تھے۔ آبادی شروع ہو چکی تھی، کچھ کچی پکی دکانیں نظر آنے لگی تھیں، شاید یہ گاؤں کا کمرشل ایریا تھا۔ یہاں نیچے اتر کر کسی سے پوچھو کہ سالار سکندر اسکول کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس وقت انہیں یاد آیا تھا کہ اس نے کبھی ان کے سامنے اسکول کا نام نہیں لیا تھا، اور جہاں ان کی گاڑی موجود تھی وہاں آس پاس کسی اسکول کی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے چند سال پہلے سکندر عثمان کی گاڑی بے تحاشا اشتیاق یا تجسس کا باعث بنتی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں سالار اور فرقان کی وجہ سے وہاں وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ پہلے کی طرح ان کے لیے تعجب انگیز نہیں رہی تھی، مگر وہ گاڑی وہاں ہمیشہ کی طرح گزر جانے کے بجائے جب وہیں کھڑی ہو گئی تو یکدم لوگوں کی تجسس پیدا ہوا۔ سکندر عثمان کی ہدایت پر ڈرائیور نیچے اتر کر پاس کی ایک دکان کی طرف گیا اور وہاں بیٹھے چند لوگوں سے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہاں سالار سکندر صاحب کا اسکول ہے؟ علیہ سلیق کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں جی ہے، اسی سڑک پر آگے دائیں طرف مڑنے پر بڑی سی عمارت ہے، ایک آدمی نے بتایا۔ آپ ان کے کوئی دوست ہیں؟ اس آدمی نے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ نہیں، میں ان کے والد کے ساتھ آیا ہوں۔ والد؟ اس آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ یکدم سکندر عثمان کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس آدمی نے اٹھ کر ڈرائیور سے ہاتھ ملایا۔ سالار صاحب کے والد آئے ہیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ وہ گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آئے۔ سکندر عثمان نے دور سے ہی انہیں ایک گروپ کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ کچھ الجھن کا شکار ہو گئے۔ ڈرائیور کے پیچھے آنے والے آدمی نے بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑکی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر عثمان نے کچھ تذبذب کے آلے میں اس سے ہاتھ ملایا، جبکہ اس آدمی نے بڑے خوش و خروش سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس سے مضاحفہ کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی بھی اب یہی کر رہے تھے۔ سکندر کچھ الجھے ہوئے انداز میں ان سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوتی ہے صاحب، پہلے اڈھیر عمر آدمی نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کے لیے چائے لائیں یا پھر بوتل؟ وہ آدمی جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرائیور اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس راستہ ہی پوچھنا تھا، انہوں نے جلدی سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی اور اس کے ساتھ کھڑے دوسرے لوگ وہیں کھڑے گاڑی کو آگے جاتے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس آدمی نے قدرے مایوسی سے سر ہلایا۔ سالار صاحب کی اور بات ہے؟ ہاں، سالار صاحب کی اور ہی بات ہے، وہ کبھی کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے اس طرح جاتے تھے۔ ایک دوسرے آدمی نے تائید کی۔ وہ لوگ اب واپس قدم بڑھانے لگے۔ سالار گاؤں میں موجود ان چند دکانوں کے پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دیا کرتا تھا اور پھر وہاں موجود لوگوں سے ملتے، ان کی پیش کردہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتا پیتا، وہاں سے پیدل 10 منٹ میں اپنے اسکول جاتا۔ لوگ
मायूस हुए थे। सिकंदर उस्मान ने तो गाड़ी से उतरने तक का तकल्लुफ़ नहीं किया था, खाना पीना तो दूर की बात थी। गाड़ी अब मोड़ मुड़ रही थी और मोड़ मुड़ते ही ड्राइवर से मज़ीद कुछ कहते कहते सिकंदर उस्मान खामोश हो गए। पिछली सीट पर बैठे विंडो स्क्रीन के पार नज़र आने वाली वसीअ और अरेज़ इमारत इन्हें छोटे छोटे कच्चे पक्के मकानों और खुले खेतों के दरमियान दूर से भी हैरत में डालने के लिए काफ़ी थे। सिकंदर को अंदाज़ा नहीं था कि वो वहाँ इतना बड़ा स्कूल चला रहा था, मगर इनको दम बखुद स्कूल की दूर तक पिछड़ी हुई इमारत ने नहीं किया था, बल्कि स्कूल की तरफ जाती हुई सड़क पर लगने इस साइन बोर्ड ने किया, जिस पर तीर के एक निशान के ऊपर चली हुई हरफ में उर्दू तहरीर था, सिकंदर उस्मान हाई स्कूल। ड्राइवर गाड़ी स्कूल के सामने रोक चुका था। सिकंदर उस्मान ने गाड़ी से उतरकर इस इमारत के गेट के पार इमारत के माथे पर चमकते हुए अपने नाम को देखा। इनकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई और सिकंदर ने एक बार भी इन्हें बोलने के काबिल नहीं रखा था। गेट बंद था, मगर इसके दूसरी तरफ चौकीदार मौजूद था, जो गाड़ी को वहां रुकते देखकर गेट खोल रहा था। ड्राइवर जब तक गाड़ी से उतरा, चौकीदार बाहर आ गया। साहब शहर से आए हैं, ज़रा स्कूल देखना चाहते हैं, ड्राइवर ने चौकीदार से कहा। सिकंदर उस्मान हो नोज स्कूल पर लगे अपने नाम को देख रहे थे। सलार साहब के हवाले से आए हैं, चौकीदार ने पूछा। नहीं, ड्राइवर ने बिला तौक़ुफ़ कहा, वैसे आए हैं। सिकंदर उस्मान ने पहली बार अपनी नज़रें हटाकर ड्राइवर और फिर चौकीदार को देखा। मैं सलार सिकंदर का बाप हूँ, सिकंदर उस्मान ने मुस्तहकम मगर बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा। ड्राइवर ने हैरानी से इनको देखा। चौकीदार यकदम बौखला गया। आप सिकंदर उस्मान साहब हैं? सिकंदर कुछ कहे बगैर मेकान के अंदाज में गेट की तरफ भर गया। वो शाम को जॉगिंग ट्रैक पर था जब मोबाइल पर सिकंदर उस्मान की कॉल आई। अपनी बेतरतीब सांस पर काबू पाते हुए वो जॉगिंग करते करते रुक गया और ट्रैक के पास एक बेंच पर आकर बैठ गया। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैक पर हो? उन्होंने इसके फूले हुए सांस से अंदाज़ा लगाया। जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक हैं। सलार इनकी तरफ से कुछ मज़ीद कहने या पूछने का इंतज़ार करता रहा। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। फिर चंद लम्हों के बाद वो बोले, मैं आज तुम्हारे स्कूल देख कर आया हूँ। रियली? सलार ने बेसाख्ता कहा। कैसा लगा आपको? तुमने ये सब कैसे किया है सलार? क्या वो सब कुछ जो वहाँ पर है? पता नहीं, बस होता गया। मुझे पता होता तो मैं आपको खुद साथ ले जाता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सलार को तशवीश हुई। वहाँ सलार सिकंदर के बाप को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? उन्होंने जवाबन कहा। सलार जानता था वो सवाल नहीं था। तुम किस तरह के आदमी हो सलार? पता नहीं, आपको पता होना चाहिए, मैं आपका बेटा हूँ। नहीं, मुझे तो कभी भी पता नहीं चल सका। सिकंदर का लहजा अजीब था। सलार ने एक गहरा सांस लिया। मुझे भी कभी पता नहीं चल सका। मैं तो अब भी अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सलार एक इंतहाई अहमक, कमीने और खबीस इंसान हो। सलार हंसा। आप ठीक कहते हैं, मैं वाकई ऐसा हूँ। और ये कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि तुम औलाद हो मेरी। सिकंदर उस्मान की आवाज़ लर्ज़ रही थी। इस बार चुप होने की बारी सलार की थी। मुझे स्कूल के हर माह के अखराजात के बारे में बता देना। मेरी फार्म हर माह इस रकम का चेक तुम्हें भिजवा दिया करेगी। इससे पहले कि सलार कुछ कहता, फ़ोन बंद हो चुका था। सलार ने पार्क में फैली तारीकी में हाथ में पकड़े मोबाइल की रोशनी स्क्रीन को देखा, फिर जॉगिंग ट्रैक पर लगी रोशनी में वहाँ दौड़ते लोगों को। कुछ दूर वो वहीं बैठा खाली उलझने के आलम में इन लोगों को देख रहा था। फिर उठकर लंबे लंबे डाक भरते हुए ट्रैक पर आ गया। रिमशा से सलार की पहली मुलाकात लाहौर आने के 1 साल बाद हुई थी। वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की ग्रेजुएट थी और सलार के बैंक में इसकी तैनात हुई थी। इसके वालिद बहुत अरसे से इस बैंक के कस्टमर्स में से थे और सलार इन्हें ज़ाती तौर पर जानता था। रिमशा बहुत खूबसूरत, ज़हीन और खुश मिजाज लड़की थी और इसने वहाँ आने के कुछ अरसे के बाद ही हर एक से खासी बेतकल्फ़ी पैदा कर ली थी। एक कोलीग के तौर पर सलार के साथ भी अच्छी सलाम दुआ थी और कुछ इसके वालिद के हवाले से भी वो इसकी खासी इज़्ज़त करता था। बैंक में काम करने वाली चंद दूसरी लड़कियों की निस्बत रिमशा से इसकी कुछ ज़्यादा ही बेतकल्फ़ी थी, लेकिन सलार को कतई अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस वक्त रिमशा ने इसे कुछ ज़्यादा ही संजीदगी से लेना शुरू कर दिया था। वो सलार का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो इसके ऑफिस में भी ज़्यादा आने जाने लगी थी और ऑफिस के बाद भी अक्सर औकात इसे कॉल करती रहती। सलार को चंद बार इसका रवैया कुछ खिलाफ मामूल लगा, लेकिन इसने अपने जहन में उभरने वाले शौबात को झटक दिया। मगर इसका ये इत्मीनान पूरे 1 साल के बाद एक वाक़े के साथ रुखसत हो गया। सलार सुबह ऑफिस में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही चौंक गया। इसकी टेबल पर एक बहुत भरा और खूबसूरत बुके पड़ा हुआ था। अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखते हुए इसने बुके उठाकर इस पर मौजूद कार्ड खोला। हैप्पी बर्थडे टू सलार सिकंदर, रिमशा हमदानी। सलार ने बेइख्तियार एक गहरा सांस लिया। इसमें कोई शक नहीं था, आज इसकी सालगिरह थी। मगर रिमशा ये कैसे जानती थी?
वो कुछ देर किसी सोच में गुम टेबल के पास खड़ा रहा। फिर इसने बुके उठाकर टेबल पर एक तरफ रख दिया। अपना कोट उतार कर इसने रिवॉल्विंग चेयर के पुष्ट पर लटकाया और चेयर पर बैठ गया। बुके के नीचे टेबल पर भी एक कार्ड पड़ा हुआ था। इसने बैठने के बाद इस कार्ड को खोला। चंद लम्हे तक वो इसमें लिखी हुई तहरीर पढ़ता रहा। फिर कार्ड बंद करके इसने अपनी दराज में रख दिया। वो नहीं जानता था इस कार्ड और बुके पर किस रद्द अमल का इजहार करे। चंद लम्हे वो कुछ सोचता रहा। फिर इसने कंधे झटक कर अपना ब्रीफ केस खोलना शुरू कर दिया। वो इसमें से अपना लैपटॉप निकाल कर ब्रीफ केस को नीचे कारपेट पर अपनी टेबल के साथ रख रहा था जब रिमशा अंदर दाखिल हुई। हैप्पी बर्थडे सलार, इसने अंदर दाखिल होते ही कहा। सलार मुस्कुराया। थैंक्स। रिमशा अब टेबल के पास पड़ी चेयर को खींच कर इस पर बैठ रही थी जबकि सलार लैपटॉप खोलने में मसरूफ़ था। बुके और कार्ड के लिए भी शुक्रिया, ये खुशगवार सरप्राइज़ था, सलार ने बात जारी रखते हुए कहा। वो अपना फ़ोन लैपटॉप के साथ अटैच करने में मसरूफ़ था। मगर तुम्हें मेरी बर्थडे का पता कैसे चला? वो पूछे बगैर रह नहीं सका। जनाब ये तो नहीं बताऊंगी, बस पता चलना था, चल गया, रिमशा ने शगुफ्तगी से कहा। और वैसे भी दोस्त आपस में ये सवाल नहीं करते। अगर दोस्तों को ऐसी चीज़ों का भी पता नहीं होगा तो फिर वो दोस्त तो नहीं हुए। सलार लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाए मुस्कुराते हुए इसकी बात सुनता रहा। मैं सारे स्टाफ की तरफ से पार्टी की डिमांड के लिए आई हूँ। आज का डिनर तुम्हें अरेंज करना चाहिए। सलार ने लैपटॉप से नजरें हटाकर इसकी तरफ देखा। रिमशा मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। वैसे ही कोई वजह तो होगी, कोई ख़ास वजह नहीं है, बस मैं वैसे ही सेलिब्रेट नहीं करता। पहले नहीं करते होगे मगर इस बार तो करनी पड़ेगी। इस बार तो सारे स्टाफ की डिमांड है, रिमशा ने बेतकल्फ़ी से कहा। मैं किसी भी दिन आप सबको खाना खिला सकता हूँ, मेरे घर पर, होटल में, जहाँ आप चाहें, मगर मैं बर्थडे के सिलसिले में नहीं खिला सकता। सलार ने साहब को भाई से कहा। यानी तुम चाहते हो हम तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज करें? रिमशा ने कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। वो कुछ हैरान हुआ। फिर तुम पूरे स्टाफ को पार्टी नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे डिनर पर तो लेके जा सकते हो। रिमशा मैं आज रात कुछ मसरूफ़ हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ। सलार ने एक बार फिर माजरत दी। कोई बात नहीं, मैं भी आ जाऊँगी, रिमशा ने कहा। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। क्यों? वो सब मर्द हैं और तुम इनसे वाकिफ़ भी नहीं हो। इसने बहाना बनाया। मैं समझती हूँ, रिमशा ने कहा। फिर कल चलते हैं। कल नहीं, फिर कभी चलेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। रिमशा कुछ मायूस हुई मगर इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो इसे फ़िलहाल बाहर कहीं लेकर जाने का इरादा नहीं रखता। ओके, वो खड़े होते हुए बोली। मुझे उम्मीद है तुमने माइंड नहीं किया होगा। सलार ने इसे उठते हुए देखकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स ऑल राइट। वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सलार अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इसका ख्याल था सालगिरह का वो मामला वहीं ख़त्म हो गया। ये इसकी गलतफहमी थी। लंच आवर के दौरान इसके लिए एक सरप्राइज पार्टी तैयार थी। इसके बॉस मिस्टर पॉल मिलर ने बड़ी गर्मजोशी से सालगिरह पर मुबारकबाद दी थी। वो पार्टी रिमशा ने अरेंज की थी और केक और दूसरे लवाजमात को देखते हुए वो पहली बार सही मायनों में तशवीश में मुब्तला हुआ था। अगर पहले रिमशा ढके छुपे अल्फाज में अपनी पसंदगी ज़ाहिर कर रही थी तो इस दिन इसने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात ज़ाहिर कर दी थी। लंच आवर के बाद तकरीबन आधा घंटा अपने ऑफिस में बैठा पहली बार रिमशा के बारे में सोचता रहा। वो अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहा था कि इससे कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिससे रिमशा को इसमें दिलचस्पी पैदा हुई। अगली किस्त देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।